अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो नेक्स्ट आप लोगों का आज थर्ड लेक्चर है अबाउट मैथमेटिक्स। ये याद रखें कि इस वीक के एंड पे इंशाल्लाह मैं आप लोगों को एक असाइनमेंट भी दे दूंगा जो आप लोगों ने नेक्स्ट वीक तक बना के सबमिट करनी है। मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों के असाइनमेंट जो आपको ईमेल कर दूं या व्हाट्सएप पे भेज दूं। इस वीक में इंशाल्लाह मैं भेजूंगा आप लोगों की फ़र्स्ट असाइनमेंट। तो आज का आप लोगों का जो लेक्चर है लास्ट टाइम हम लोगों ने जो पढ़ा उसके बाद वो कुछ बेसिक्स थे अबाउट रियल नंबर्स। आज जो है हम अबाउट फंक्शंस पढ़ेंगे। फंक्शन अ प्रोसीजर फॉर पेयरिंग थिंग्स टुगेदर इज़ कॉल्ड अ फंक्शन। फंक्शन बेसिकली आपके पास क्या करता है, डिफरेंट चीज़ों को कि आपस में पेयरिंग करता है। लेट जैसा कि आप लोगों ने कभी भी एक फंक्शन के बारे में पढ़ा होगा कि f जो है वो x टू y एक फंक्शन है, या आपके पास फंक्शन एक कोरस्पॉन्डिंग्स होती है बिटवीन टू नंबर्स, लाइक वन नंबर इज़ इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड सेकंड वन इज़ अ डिपेंडेंट वेरिएबल। बट हेयर यू शुड हैव टू रिमेंबर अ प्रोसीजर फॉर पेयरिंग थिंग्स टुगेदर, कि एक ऐसा प्रोसीजर जिसके अंदर आप चीज़ों की आपस में पेयरिंग कर देते हैं। तो इस टाइप को आप इस तरह इस प्रोसीजर को बोलते हैं फंक्शन। अब फंक्शन कंसिस्ट ऑफ थ्री पार्ट्स, कि एक फंक्शन के थ्री पार्ट्स होते हैं आप लोगों के पास। जनरली आप लोगों ने एफएससी के अंदर भी जो फर्स्ट चैप्टर था उसके अंदर भी फंक्शंस के रिलेटेड पढ़ा। वहाँ पे डोमेन, रेंज, उसके बाद इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, उसके बाद कंपोजिट फंक्शन, इस तरह की चीज़ें पढ़ी। सेम टू सेम उसी लिहाज से ही आप लोगों ने चलना है यहाँ पे भी। तो अ फंक्शन कंसिस्ट ऑफ थ्री पार्ट्स, फर्स्ट डोमेन, सेकंड वन इज रेंज एंड थर्ड फार्मूला रूल फॉर पेयरिंग थिंग्स टुगेदर, एंड थर्ड है कि आप चीज़ों की पेयरिंग किस तरह से करते हैं। अब यहाँ पे नीचे उसने कुछ एग्जांपल्स दे के फंक्शंस को समझाने की कोशिश की है। लेट वी हैव टू सेट्स x and y such that every element x belong to x, their correspondings just are element y belong to y। फंक्शन के अंदर मैंने बेसिकली पहले भी आपके बताया कि फंक्शन एक करस्पॉन्डेंस होती है आपके पास, जो एक एलिमेंट पिक करते हैं आप एक x में से, डोमेन में से एट द स्टार्ट। जैसे कि फंक्शन के बारे में आपने फंक्शन का नॉर्मल फार्मूला पढ़ा होगा, f टू x टू y इज़ अ फंक्शन। लाइक यहाँ पे आपके पास एक ये देखें इस तरह का फंक्शन, ये बात समझा रहा हूँ, f फ्रॉम x टू y फंक्शन आपके पास बेसिकली एक करस्पॉन्डेंस होती है जो इस x में से एक एलिमेंट पिक करता है और उसी के फंक्शन उसी x के लिहाज से भी वो एक यूनिक एलिमेंट असाइन कर देता है y के अंदर। ये आपके पास 1 to 1 करस्पॉन्डेंस होती है। Let we have two sets x and y such that to every element x belong to x, their corresponding just are elements y belong to y, कि हर एक x के belong आपके पास एक y एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा। The set of order pair x y obtain under these correspondings, तो आपके पास उस corresponding से जो order pair x और y आपके पास आता है उसको बोलते हैं एक फंक्शन। मतलब जिस तरह यहाँ पे आप लोगों के पास फंक्शन f फ्रॉम x टू y है, तो यहाँ हाफ फंक्शन क्या करता है कि ईच x के रिलेटेड आपको एक y की वैल्यू असाइन कर देता है। तो हर एक x की वैल्यू के करस्पॉन्डिंग आपको एक वैल्यू y मिल गई, तो आपने क्या लिखा कि फंक्शन इज़ द करस्पॉन्डेंस बिटवीन x एंड y, और वो पेयर आपके पास बन गया x एंड y का पेयर। तो x एंड y जो पेयर है आपके पास, जो यहाँ पे लिखा है द सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर x y obtain under the correspondence is called a function, इसको आप फंक्शन कहते हैं। let x denote the set of students in some class of college, कि let, अब आप एक बेसिक एक एग्जांपल लेते हैं जो यहाँ नीचे दिखाई गई है आपके पास, उस एग्जांपल को शो करके आप लोग कहेंगे कि फंक्शन क्या होता है या फंक्शन की डेफिनेशन क्या होती है। अब यहाँ इसको लेके हम प्रूव करेंगे। लेट x डिनोट द सेट ऑफ स्टूडेंट इन सम क्लास ऑफ कॉलेज,
कि x आपके पास बेसिकली ये x जो है ये नेम ऑफ स्टूडेंट्स हैं या स्टूडेंट्स के नंबर्स को डिनोट कर रहा है कि टोटल कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं नेम बाय नेम। तो ये आपके पास हो गया x। सपोज दैट क्लास इज गिवन अ टेस्ट इन सम सब्जेक्ट, आपके पास क्या है, उस क्लास ने एक पेपर आप लोगों का, फॉर एग्जांपल आप लोगों की ही इटसेल्फ एक क्लास है, तो उस क्लास का एक पेपर ऑर्गेनाइज कराया गया, सेम मैथमेटिक्स के, कहते हैं कि वो मैथमेटिक्स का पेपर था। हेयर वी हैव अ सिचुएशन इन विच वी एसोसिएट टू ईच स्टूडेंट मेंबर ऑफ द क्लास एंड मार्क ऑब्टेन्ड बाय हिम इन टेस्ट। तो नेक्स्ट आप लोग फाइनल रिजल्ट क्या होगा कि मार्क्स ऑब्टेन बाय द स्टूडेंट्स। इसकी मशीन डायग्राम ये देखें कि आपके पास, मैंने पहले भी कहा था, बेसिकली अगर आप आ जाएं फंक्शन के अंदर, फंक्शन के अंदर आपके पास x जो होती है वो बेसिकली एक इनपुट होती है जो आप वैल्यू असाइन करते हैं, उसके ऊपर फंक्शन क्या है आपके पास, फंक्शन उसके ऊपर इम्प्लीमेंट करता है और उसके लिहाज से आप लोगों को जो रिज़ल्ट मिलता है उसको बोलते हैं मार्क्स ऑब्टेन बाय स्टूडेंट्स। यहाँ पे बेशक बोल रहे हैं लेकिन उसको बोलेंगे आप रेंज। यहाँ पे आपके पास डोमेन है, जो इनपुट आपने दी वो थी टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ये कह दें x जो कैपिटल X में से था, यहाँ पे ये क्या है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्या है कि इसके ऊपर फंक्शन x इसके ऊपर अप्लाई हो रहा है, फंक्शन x को इसके ऊपर अप्लाई कर दें। ये है रूल ऑफ द पेपर कि जो क्वेश्चन पेपर है आपके पास, ये फंक्शन है बेसिकली समझो। ये क्या है इनपुट, x इनपुट है, ये इसके ऊपर जो है फंक्शन जो अप्लाई हो रहा है वो क्या है आपके पास, वो यहाँ पे जो है वो रूल क्वेश्चंस पेपर, ये क्या है फंक्शन, और यहाँ पे जो आपके पास आउटपुट आ रहा है जो स्टूडेंट्स के नंबर होंगे वो उनकी आउटपुट होगी, हर एक स्टूडेंट्स के लिहाज से उसका अलग अलग नंबर होंगे, तो इसको बोलेंगे आउटपुट। ये यहाँ पे ये जो y है, इसकी एक और एग्जांपल भी दी जा सकती है, और वो एग्जांपल क्या है, आप यहाँ पे एक मशीन लेते हैं, आपके पास दूसरे एग्जांपल बता रहा हूँ, यहाँ पे नहीं, ये वाले एग्जांपल नहीं, लाइक एक आपके पास प्रिंटर है, प्रिंटर के अंदर जो आप पेज डालते हैं बेसिकली वो आपके पास x होता है, मशीन जो उसके ऊपर वर्क करती है वो फंक्शन होगा, और नेक्स्ट जो है जो आपने इनपुट जो टास्क दिया उस मशीन को और उस पेपर के ऊपर जो लिख के आपके पास आउटपुट आई वो आपके पास इसकी क्या हो जाएगी रेंज। बेसिकली क्या होता है, जो इनपुट जो आप असाइन करते हैं वैल्यू ऑफ x, इसको बोलते हैं डोमेन, इसको क्या बोलते हैं डोमेन, और इसके लिहाज से आपके पास जो आंसर आता है, जो रिजल्ट आता है उसको बोलते हैं रेंज। यहाँ पे यही कहा हुआ है, लेट f ऑफ x बी अ फंक्शन, राइट इट से दैट y इज इक्वल टू f ऑफ x, रीड एज y इज द फंक्शन ऑफ x। आप इसको ऐसे भी पढ़ सकते हैं कि y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x, r इक्वल f ऑफ x, आप इसको f ऑफ x भी कह सकते हैं, एंड f ऑफ x इज कॉल्ड द वैल्यू ऑफ f एट x, और f ऑफ x क्या है आपके पास, वो वैल्यू है जो एट x आप लोग निकाल रहे हैं, या इसको हम बोलते हैं कि इमेज ऑफ f एट x, ये आपके पास इमेज भी है f ऑफ एट x। फिर बता रहा हूँ सबसे पहले कि फंक्शन क्या है। फंक्शन बेसिकली आपके पास एक प्रोसीजर है जिसके अंदर आप चीज़ों को आपस में कंबाइन करते हैं, पेयरिंग करते हैं। अ फंक्शन कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स, फंक्शन के 3 पार्ट्स होते हैं, एक डोमेन होती है, एक रेंज होती है, और एक फार्मूला या पेयरिंग थिंग्स जो आपके पास पेयर्ड थिंग्स होती हैं। उसके बाद यहाँ पे अगर आपको बताऊँ कि डोमेन क्या होती है, बेसिकली एक फंक्शन के अंदर जो आप वैल्यू इनपुट डालते हैं, जो आपकी इनपुट वैल्यू होगी, आप लोग कंप्यूटर के स्टूडेंट्स हैं, आप लोगों को ज़्यादा पता होगा इन चीज़ों का, कि बेसिकली जो आप एक फंक्शन के अंदर टास्क देते हैं वो है आपके पास डोमेन। एंड नेक्स्ट क्या है कि रेंज, रेंज है आपके पास उस चीज़ का इमेज, जो इस लिहाज से आपका इमेज आ रहा होगा, या जो उसके लिहाज से आपके पास रिज़ल्ट आ रहा होगा। डोमेन क्या है बेसिकली, ये है वैल्यू ऑफ x, क्योंकि वैल्यू ऑफ x ही वो चीज़ है जो आप बेसिकली इनपुट दे रहे हैं, और उसके लिहाज से जो आउटपुट आ रही है, ये जो रिज़ल्ट आ रहा है उसको बोलेंगे रेंज। नेक्स्ट ये उसने एक एग्जांपल यहाँ पे बताई, एग्जांपल क्या थी कि एग्जांपल में क्या, नेम ऑफ द स्टूडेंट्स, ये आपके पास डोमेन है, ये आपके पास फंक्शन जो उसके पे वो कहता है कि आपके पास एक स्टूडेंट, कुछ स्टूडेंट्स के क्लास लें, उस क्लास का एक पेपर ऑर्गेनाइज कराएं।
अब ये वाला एग्जांपल दोबारा आप लोगों को समझा रहा हूँ, और उनके जो नंबर आएंगे, अब हम इनको इनपुट, आउटपुट और फंक्शन के लिहाज से देखेंगे। हम कहते हैं कि आपकी जो क्लास थी, उस क्लास को हमने जो नाम असाइन किया, उसको यहाँ पे हम नाम जो असाइनमेंट करेंगे, जो स्टूडेंट्स के नेम होंगे, वो बेसिकली आपके पास इनपुट होगी। नेक्स्ट है कि जो फंक्शंस आपके पास क्या है, रूल ऑफ द क्वेश्चन पेपर के अंदर जो डाटा गिवन है और डाटा को सॉल्व करने के जो रूल्स हैं, जैसे वहाँ पे ऑब्जेक्टिव भी होता है, सब्जेक्टिव भी होता है, या कुछ आपके पास चॉइस होती है, वो सारा आपके पास हो गया रूल क्वेश्चन पेपर। एंड नेक्स्ट क्या है आपके पास, जो मार्क्स ऑब्टेन्ड होंगे, जो उसके लिहाज से स्टूडेंट्स के जो नंबर आएंगे, उसको बोलते हैं उसका फंक्शन का रिजल्ट, या इसको इमेज भी बोलते हैं। डोमेन इसको बोलते हैं जो वैल्यू असाइन करते हैं, या इनपुट बोलते हैं, इसको रेंज भी बोलते हैं, और इसको आउटपुट भी बोलते हैं, और इसको इमेज भी बोलते हैं। तो y आपके पास क्या होता है, इमेज ऑफ वैल्यू ऑफ x, या y इज इक्वल टू द फंक्शन ऑफ x, y इज द इमेज ऑफ वैल्यू ऑफ फंक्शन एट x। ये फंक्शन की बेसिक डेफिनेशन थी। नेक्स्ट है कि वेन डायग्राम, एक फंक्शन की वेन डायग्राम कैसे ड्रा करते हैं। वेन डायग्राम आप लोगों ने मैट्रिक के अंदर भी पढ़ी थी कि वेन डायग्राम कैसे ड्रा करते हैं। ये देखें, वेन डायग्राम के अंदर सबसे पहले ड्रा करते हैं फंक्शन। ये आपके पास बेसिक फंक्शन है सारा कंप्लीट, ये आपके पास बेसिक फंक्शन है, क्योंकि फंक्शन क्या है आपके पास, एफ ऑफ एक्स टू वाई, सबसे पहले हमेशा डोमेन होती है। ये आपके पास एट अ स्टार्ट, ये फंक्शन एट एक्स हो गया, इसको स्मॉल एक्स के साथ यहाँ पे शो कर दें, और ये कैपिटल एक्स, ये कंप्लीट कैपिटल एक्स है। इसमें से आप एक स्मॉल एक्स की वैल्यू लेंगे, उसके ऊपर एक फंक्शन असाइन करते हैं, और उस वैल्यू के ऊपर फंक्शन को पुट करने के बाद आपके पास एक रिज़ल्ट आता है या इमेज आता है। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, इसको डोमेन भी बोल देंगे, इनपुट भी होगा, और इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी होगा। ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल की बात अभी आप लोगों को समझाता हूँ, पहले ये समझ लें। ये आपके पास कंप्लीट एक्स जो है फंक्शन या इनपुट है, आप जो इनपुट दे रहे हैं उसके ऊपर जो फंक्शन आपके पास अप्लाई हो रहा है एफ, और इसके लिहाज से आपके पास ये आंसर आ रहा है एट वाई, एफ एट वाई। ये आपके पास क्या है, रेंज या आउटपुट या इमेज, तो आप इस लिहाज से इसकी वेन डायग्राम ड्रा कर सकते हैं। अब ये कि x को इंडिपेंडेंट वेरिएबल बोल रहा है और y को डिपेंडेंट वेरिएबल बोल रहा है, इसका क्या है, देखें फंक्शन की यहाँ पे जो आपके पास वैल्यू थी y इज इक्वल टू है f ऑफ x, कि y डिपेंड कर रहा है फंक्शन ऑफ x के ऊपर। x होती है डोमेन, इनपुट आप अपनी मर्ज़ी से वैल्यू असाइन करते हैं, आप कोई भी वैल्यू दे सकते हैं। आप डोमेन के अंदर 1 लिख दें, डोमेन के अंदर 2 लिख सकते हैं, डोमेन के अंदर 3 ले सकते हैं, डोमेन के अंदर 4 ले सकते हैं, डोमेन के अंदर 5 ले सकते हैं, डोमेन के अंदर a ले सकते हैं, b ले सकते हैं, कोई भी वैल्यू आप डोमेन के अंदर असाइन कर सकते हैं, क्योंकि वो वैल्यू इटसेल्फ आप लोगों ने ख़ुद चूज़ करनी होती है, क्योंकि इनपुट वैल्यू हमेशा इंसान ख़ुद चूज़ करता है। नेक्स्ट है उस, देखें इनपुट तो आप लोग ख़ुद असाइन कर लेंगे, इसलिए वो होगा इंडिपेंडेंट वेरिएबल, कि ये इंडिपेंडेंट है, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा, आप इटसेल्फ खुद उसको पुट कर रहे हैं। अब उन वैल्यूज़ को पुट करने के बाद आपके पास जो रिज़ल्ट आएगा, उन वैल्यूज़ के लिहाज से जो उसका आंसर आएगा वो होगा उसका इमेज। वो क्या होगा, उसका इमेज। तो इमेज देखें, इमेज क्या होता है, डोमेन वो वैल्यू है जो आप लोग ख़ुद असाइन कर रहे हैं, जो आप लोग ख़ुद वैल्यूज़ पुट कर रहे हैं, उन वैल्यूज़ के लिहाज से आपके पास क्या है, एक आंसर आ रहा है, और आंसर डिपेंड किसके ऊपर कर रहा है, इस x की वैल्यू के ऊपर, कि x की वैल्यू जितनी कम या ज़्यादा होती जाएगी उसका इन्हसार क्या होगा, y उसके ऊपर डिपेंड कर रही होगी टोटली, कि जितनी वैल्यू कम या ज़्यादा होगी इतनी वो वैल्यू भी आपके पास कम या ज़्यादा होती जाएगी। इसलिए x आपके पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, y जो है वो डिपेंड कर रहा है ऑन x। क्यों? क्योंकि जितनी x की वैल्यूज़ को आप 1 2 3 4 5 या a b c जो भी टर्म लेंगे, तो वो उस लिहाज से आपके पास ये वेरिएबल भी चेंज होता जाएगा। तो y डिपेंडेंट वेरिएबल है और डिपेंड कर किसके ऊपर रहा है, x के ऊपर। x क्या है, डोमेन है इटसेल्फ, और ये इनपुट है, इसलिए ये आपके पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। ये था इंडिपेंडेंट वेरिएबल का कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट है कि सब्जेक्टिव और ऑन टू फंक्शंस। क्या आपके पास सब्जेक्टिव
या ऑन टू फंक्शन क्या होता है? अ फंक्शन एफ ऑफ एक्स टू वाई इज सेट टू बी ऑन टू फंक्शन, कि आपके पास ये कोई भी फंक्शन ऑन टू फंक्शन उस वक्त होगा इफ़ इट्स रेंज इज़ इक्वल टू द सेट वाई, अगर उसके अंदर जो उसकी रेंज है वो इक्वल टू द वाई हो, इक्वल टू द सेट वाई हो। जैसे ये गिवन डोमेन है यहाँ पे 1 2 3, रेंज भी क्या है आपके पास, देखें 1 एंड 2, कि हर एक वैल्यू की आपके पास कोई ना कोई डोमेन हो। लाइक इन दो फंक्शंस की आपके पास क्या, दो सेम फंक्शंस की आपके पास सेम डोमेन है। एक थर्ड ये देखें 1 एंड 3 की आपके पास डोमेन क्या है, सॉरी ये 3 की डोमेन है 1, 2 की डोमेन भी 1 है एंड 1 की डोमेन क्या है 2। तो अब एक ऐसा फंक्शन आपके पास ऑन टू फंक्शन होगा इफ़ इट्स रेंज इज़ इक्वल टू द सेट वाई, अगर आपके पास उसकी डोमेन जो होगी, उसका जो रिज़ल्ट होगा, सॉरी उसकी जो रेंज होगी वो इक्वल टू द वाई सेट हो। ये टोटली आपके पास वाई सेट है। मतलब यहाँ पे डोमेन के अंदर आपके पास 3 अलग फंक्शंस थे, लेकिन रेंज के अंदर दो सेम वैल्यूज़ की रेंज सेम है। देन ऐसा फंक्शन जिसके अंदर दो सेम डोमेन की रेंज सेम हो, ऐसे फंक्शन को बोलते हैं ऑन टू फंक्शन, क्योंकि यहाँ पे दो अलग आपके पास दो फंक्शंस थे, उनकी रेंज बिल्कुल एग्जैक्टली 1 आ रही है, बिल्कुल सेम आ रही है। नेक्स्ट है इंजेक्टिव R11 फंक्शन। पहला था सर्जेक्टिव फंक्शन, दूसरा क्या है इंजेक्टिव फंक्शन। इंजेक्टिव फंक्शन आपके पास ऐसे, और यहाँ पे देखें डोमेन के अंदर कोई भी वैल्यू एम्प्टी नहीं होनी चाहिए। वो अलग बात है कि दो अलग फंक्शन की सेम डोमेन है, मतलब दो अलग फंक्शन की एक जैसी रेंज हो सकती है, दो अलग डोमेन की एक जैसी रेंज हो सकती है, लेकिन कोई भी रेंज की वैल्यू आपके पास एम्प्टी नहीं होगी। लेकिन 1 बाय 1 फंक्शन के अंदर क्या होता है कि हर एक डोमेन की अलग रेंज होगी। जैसे 1 की रेंज 4 है, यहाँ गिवन एक x है, x सेट के अंदर है 1 2 3 4 और रिजल्ट के अंदर आ रहा है 1 2 3 4 5 6। तो x आपके पास जो इनपुट है, जो डोमेन है, उसके लिहाज से आपके पास रिजल्ट आ रहा है 4, 2 के लिहाज से आ रहा है 3 एंड 3 के लिहाज से आ रहा है 1। लेकिन 2 5 एंड 6 ये ऐसी रेंज हैं जो डोमेन के किसी भी एलिमेंट्स के अलावा आई हैं। तो आपके पास अगर ऐसा फंक्शन जिसके अंदर हर एक डोमेन के लिहाज से एक रेंज हो, चाहे रेंज के अंदर कोई वैल्यूज़ एम्प्टी भी हों, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क जस्ट इस चीज़ से पड़ता है कि यहाँ पे कोई भी रेंज आपके पास डबल वैल्यूज़ नहीं होनी चाहिए। डबल वैल्यूज़ का मतलब जैसा कि यहाँ पे ऊपर देखें तो दो अलग आपके पास जो डोमेन थी उनका सेम रिज़ल्ट आ रहा था। देखें 1 जो है ये दो डोमेन का रिज़ल्ट है, रेंज है, लेकिन 1 बाय 1 फंक्शन के अंदर इस तरह का कोई आपके पास नहीं होता। दो अलग फंक्शंस की या हर एक अलग फंक्शन की हर एक अलग रेंज होती है। नेक्स्ट है बाइजेक्टिव फंक्शन। एक मिनट, जी दोबारा बता रहा हूँ। सबसे पहले है सर्जेक्टिव फंक्शन और ऑन टू फंक्शन। ये एक ऐसा फंक्शन होता है जिसके अंदर y की वैल्यू या रेंज आपके पास एग्जिस्ट करती है। वो अलग बात है कि आपके पास दो अलग डोमेन की सेम ही रेंज हो सकती है। ऑन टू फंक्शन के अंदर दो अलग डोमेन की, दो अलग इनपुट की एक इकट्ठी रेंज या आउटपुट हो सकती है। लेकिन इंजेक्टिव या 1 बाय 1 फंक्शन के अंदर हर एक डोमेन का हर एक अलग रेंज होती है और रेंज कभी रिपीट नहीं हो सकती। मतलब यहाँ पे ऐसा नहीं हो सकता कि 1 जो है वो दो डोमेन का एक रिज़ल्ट हो जाए, नहीं। ये अलग बात है कि कुछ डोमेन्स आपके पास जो है वो एम्प्टी होंगी, खाली होंगी, लेकिन हर एक डोमेन का रिज़ल्ट आपके पास लाजमी कोई ना कोई आएगा और होगा भी दूसरी से अलग। नेक्स्ट है बाइजेक्टिव फंक्शन। बाइजेक्टिव फंक्शन, a function f of x to y is said to be bijective function if it is both 1 to 1 and on to, कि एक ऐसा फंक्शन जो आपके पास 1 1 भी हो और ऑन टू भी हो, चाहे उसके अंदर देखें हर एक डोमेन की अलग रेंज होनी चाहिए। ये देखें इस डोमेन की ये रेंज,
इसकी ये रेंज, इसकी ये रेंज, हर एक डोमेन के अलग अलग रेंज है, लेकिन यहाँ पे कोई भी वैल्यू आपके पास ना ही एम्प्टी है और ना कुछ और है और ना ही कोई रिपीटेड है, क्योंकि ऑन टू फंक्शन के अंदर कोई भी वैल्यू आपके पास एम्प्टी नहीं होनी चाहिए। देखें यहाँ पे कोई एम्प्टी नहीं थी, तो यहाँ के अंदर इसके अंदर कोई एम्प्टी नहीं है, इसका मतलब ये ऑन टू फंक्शन है। और नेक्स्ट है कि हर एक की अलग अलग रेंज होनी चाहिए, तो हर एक फंक्शन की अलग अलग रेंज है, इसका मतलब ये आपके पास इंजेक्टिव और वन टू वन फंक्शन भी है। इसका मतलब ये फंक्शन आपके पास सर्जेक्टिव भी है और इंजेक्टिव भी है, तो ऐसे फंक्शन को बाइजेक्टिव फंक्शन बोलेंगे। ऐसा फंक्शन जिसमें आपके पास सेम बाइजेक्टिव फंक्शन भी हो और सॉरी आपके पास वो वन वन फंक्शन भी हो और ऑन टू फंक्शन भी हो, तो ऐसे फंक्शन को बाइजेक्टिव फंक्शन कहते हैं। नेक्स्ट है कांस्टेंट फंक्शन। अ फंक्शन f of x y is said to be constant if a function I from x to x is said to be identity function if identity of each value is equal to x। इसका मतलब ये है कि अगर हर एक डोमेन की रेंज सेम टू सेम वही रेंज आ रही हो, कि अगर सेम हर एक डोमेन की रेंज भी वही हो, तो ऐसे फंक्शन को आइडेंटिटी फंक्शन कहते हैं। जैसे ये आपके पास डोमेन के अंदर 1 है तो रेंज भी इसकी क्या आई, 1 ही आई। डोमेन के अंदर 2 है तो उसकी रेंज भी क्या आई, 2। डोमेन के अंदर 3 है तो इसकी रेंज भी क्या आई, 3। तो ऐसे फंक्शन को आप बोलते हैं आइडेंटिटी फंक्शन। नेक्स्ट है कांस्टेंट फंक्शन। अ फंक्शन f of x to y is said to be constant function if its range consists of single element and we can write as, क्या आप उसकी रेंज को ऐसे कि आपके अंदर डोमेन जितनी भी हो जाएंगी, ये देखें 1 2 3 4 3 अलग अलग इनपुट्स हैं, लेकिन सब इनपुट का रिज़ल्ट एक कांस्टेंट वैल्यू आ जाए। मतलब यहाँ पे आप 1 पुट करें, 2 पुट करें, 3 करें, 4 करें, लेकिन रिज़ल्ट आपके पास समझो 2 है, तो आंसर आपके पास हर एक वैल्यू का वही आ जाए, तो ऐसे फंक्शन को क्या बोलते हैं, कांस्टेंट फंक्शन। ऐसा फंक्शन जिसके अंदर आपके पास जितनी डोमेन हो जाएं, हर एक डोमेन का एक ही फंक्शन आपके पास आंसर आ जाएगा, तो ऐसे आपके पास फंक्शन को क्या बोलते हैं, f of x y को, ऐसे फंक्शन को बोलते हैं कांस्टेंट फंक्शन। जो यहाँ पे लिखा हुआ है कि फंक्शन f of x y is said to be constant function if its range consists of single elements, कि जितनी अलग डोमेन थी हर एक का एक ही आपके पास रिजल्ट आ रहा है, तो ऐसे फंक्शन को बोलते हैं कांस्टेंट फंक्शन। दोबारा बता रहा हूँ आप लोगों को। सबसे पहले था ऑन टू फंक्शन। ऑन टू फंक्शन आपके पास ऐसा फंक्शन होता है जिसके अंदर हर एक इनपुट वैल्यू आपके पास कोई ना कोई आउटपुट वैल्यू दे रही होती है, और आउटपुट वैल्यू के अंदर आपके पास कोई भी आउटपुट वैल्यू ऐसी नहीं होती जो आपके पास एम्प्टी हो। ये अलग बात है कि आपके पास कुछ वैल्यूज़ रिपीट भी हो सकती हैं, इससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा ऑन टू फंक्शन के अंदर। इंजेक्टिव या वन वन फंक्शन, वन वन नाम से वन वन है, इसका मतलब यहाँ कोई वैल्यू रिपीट नहीं हो सकती। जैसे यहाँ पे रिपीट हो रही थी कि 2 अलग डोमेन का एक ही रिज़ल्ट था, लेकिन इसके अंदर हर एक डोमेन का अलग अलग रिज़ल्ट होगा वन वन फंक्शन के अंदर। वो अलग बात है कि यहाँ पे कुछ वैल्यूज़ आपके पास एम्प्टी भी रह जाएंगी, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ऑन टू फंक्शन के अंदर एम्प्टी नहीं रहती, लेकिन वन वन फंक्शन के अंदर चाहे एम्प्टी भी रह जाए तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन ऑन टू फंक्शन के अंदर रिपीटेड वैल्यूज़ हो सकती हैं, 1 बाय 1 फंक्शन के अंदर रिपीटेड वैल्यू नहीं हो सकती। बाइजेक्टिव फंक्शन ऐसा फंक्शन जो आपके पास 1 बाय 1 भी होता है और ऑन टू भी होता है, मतलब इसके अंदर आपके पास हर एक डोमेन का अलग अलग रिजल्ट आ रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे हम, बाइजेक्टिव फंक्शन। अ फंक्शन विच इज़ said to be bijective function if it is both 1 by 1 and on 2। अगर आपके पास गिवन फंक्शन बोथ 1 by 1 और on 2 है, तो ऐसे फंक्शन को आप बोलेंगे बाइजेक्टिव फंक्शन। नेक्स्ट है आइडेंटिटी फंक्शन। अ फंक्शन इज सेड टू बी आइडेंटिटी फंक्शन if each value of function which we assign in input give a exactly same answer in output। तो हर एक आप वैल्यू को जो यहाँ पे असाइन कर रहे हैं, तो उसके लिहाज से ही आपके पास उसका आंसर आ रहा है, तो ऐसे फंक्शन को बोलते हैं आइडेंटिटी फंक्शन। नेक्स्ट है कांस्टेंट फंक्शन।
कांस्टेंट फंक्शन के अंदर एक ऐसा फंक्शन होता है जिसके अंदर आपके पास जितनी डोमेन हो जाए हर एक डोमेन का एग्जैक्टली एक ही आंसर आएगा, चाहे आप x की वैल्यू 1 रखेंगे, चाहे 2 रखेंगे, चाहे 4 रखेंगे, चाहे 10 रखेंगे, चाहे 100 रखेंगे, चाहे 1000 रखेंगे, जो भी रखेंगे और आपके पास आंसर एग्जैक्टली एक ही बार बार आ रहा हो, तो ऐसे फंक्शन को आप बोलेंगे कांस्टेंट फंक्शन। नेक्स्ट है लेट, वो कह रहा है फंक्शन एफ ऑफ आर टू आर डिफाइन ऑन गिवन, आपके पास है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब, शो दैट फंक्शन इज अ बाइजेक्टिव फंक्शन। तो आप लोगों ने क्या शो करना है कि फंक्शन आपके पास क्या है, बाइजेक्टिव फंक्शन। तो बाइजेक्टिव फंक्शन के अंदर क्या है कि आप इसकी जो वैल्यूज पुट करते जाएंगे, यहाँ पे देखें सबसे पहले वैल्यू पुट करेंगे 0, एक्स रखेंगे 0, एक्स को यहाँ पे 0 रखेंगे तो इसका आंसर भी क्या आ जाएगा 0। अब रखें x इज इक्वल टू -1, एफ ऑफ -1 आपके पास आ जाएगा -1 की पावर 3, ये क्या आ जाएगा -1। नेक्स्ट है एफ ऑफ x की जगह पे आप रखें 2, -2, ये आपके पास क्या आ जाएगा यहाँ पे -8, एफ ऑफ एक्स क्यूब इज इक्वल टू -8, यहाँ पे -8 होना चाहिए, +8 नहीं होगा, यहाँ पे -8 है। नेक्स्ट एट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1, कि आप एट एक्स इज इक्वल टू 1 आप पुट करें तो आपके पास क्या आएगा एफ एट 1 की पावर 3, ये 1 आ जाएगा। नेक्स्ट क्या है 2, आप कोई भी मैंने यहाँ पे रियल नंबर्स अपने पास से पुट किए हैं, आप जो नंबर पुट कर लें, कुछ पॉजिटिव नंबर पुट करके दिखा दें, कुछ नेगेटिव नंबर पुट करके दिखा देंगे, आप देखेंगे कि हर एक का अलग अलग रिजल्ट आ रहा है। इसका मतलब हर एक डोमेन आपके पास एक ना एक रेंज दे रही है, एक ना एक आंसर दे रही है आपके पास, तो ऐसा फंक्शन आपके पास क्या हो जाएगा, बाइजेक्टिव फंक्शन होगा, क्योंकि ये बोथ ऑन टू भी है और 1 फंक्शन भी है, तो ऐसे फंक्शन को आप बोलते हैं, तो ये फंक्शन आपके पास बाइजेक्टिव फंक्शन है। तो ये इसका रिजल्ट है, ये वैल्यूज स्पेसिफाइड नहीं है, आप अपने पास से कोई भी वैल्यूज इसके अंदर पुट कर सकते हैं। नेक्स्ट है ऑपरेशन ऑन अ फंक्शन, के एक फंक्शन के ऊपर आपके पास ऑपरेशन कौन कौन से अप्लाई होते हैं। सपोज दैट एफ एंड जी आर फंक्शंस। नेक्स्ट देखें, आज इस लेक्चर के अंदर आप लोगों को मैं फंक्शंस की बेसिक चीज़ें समझा रहा हूँ। कल वाले लेक्चर के अंदर इंशाल्लाह हम फंक्शन के रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे, कि जो फंक्शन के रिलेटेड क्वेश्चन है यही आपके पास जो ऑपरेशंस है इनका इम्प्लीमेंट कैसे करना है, तो वो नेक्स्ट आपके लेक्चर के अंदर होगा। सपोज दैट एफ एंड जी आर फंक्शन एंड दैट सी इज़ अ कांस्टेंट वैल्यू, दिस स्केलर मल्टीप्लाई ऑफ सी एक्स। देखें यहाँ पे आपके पास ये f एट x है, लेकिन c एक कांस्टेंट वैल्यू है, कि जब भी फंक्शन के अंदर आपके पास एक कांस्टेंट वैल्यू आपके पास आ जाए तो कांस्टेंट वैल्यू बाहर आ जाएगी और f ऑफ x आपके पास फंक्शन आ जाएगा। मतलब जब भी फंक्शन के साथ कांस्टेंट वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही हो तो कांस्टेंट वैल्यू बाहर आ जाएगी, ये इसका फर्स्ट ऑपरेशन होगा। नेक्स्ट है कि f प्लस जी ऑफ एक्स, f प्लस जी ऑफ एक्स, इस ये आपके पास क्या बन जाएगा, दो अलग फंक्शन है f एंड g, तो ये बन जाएगा इन दो अलग फंक्शन को अगर आप x के ऊपर इम्प्लीमेंट करते हैं डोमेन के अंदर तो f ऑफ x आपके पास अलग हो जाएगा प्लस g ऑफ x अलग हो जाएगा। नेक्स्ट है कि f माइनस जी ऑफ x, आपके पास ये दो फंक्शंस का नेगेटिव लें ऑन x के ऊपर तो f ऑफ x फंक्शन अलग हो जाएगा, माइनस जी ऑफ x फंक्शन अलग हो जाएगा। थर्ड है कि अगर आपके पास दो फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हों, जैसे ये है f डॉट जी ऑफ एक्स, तो ये आपके पास बन जाएगा f ऑफ एक्स डॉट जी ऑफ एक्स, कि आप f ऑफ एक्स और g ऑफ एक्स को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। थर्ड है f ओवर जी ऑफ एक्स, f ओवर जी ऑफ एक्स, तो ये बन जाएगा आपके पास f ऑफ एक्स ओवर जी ऑफ एक्स, प्रोवाइडेड g ऑफ x नॉट इक्वल टू 0 और g ऑफ x आपके पास 0 नहीं हो सकता। यहाँ देखें, यहाँ उसने कहा लेट f एंड g बी अ फंक्शन डिफाइन बाय, कि आपके पास f ऑफ x और g ऑफ x फंक्शन है कुछ इस लिहाज से, f ऑफ x इज इक्वल टू है g ऑफ x एंड g ऑफ x इज इक्वल टू है 2x माइनस 3, x ग्रेटर देन -3 है और x लेस देन 4 है, इसके दरमियान आप कोई भी वैल्यूज ले सकते हैं। सबसे पहले करते हैं, अगर दो फंक्शंस का आपस में सम लिया जाए f प्लस जी ऑफ एक्स, तो यहाँ पे f प्लस जी ऑफ एक्स क्या होगा, f ऑफ x प्लस जी ऑफ एक्स, तो फंक्शन f ऑफ x x प्लस 1
प्लस जी ऑफ एक्स 2x माइनस 3, इन दो फंक्शंस की वैल्यू को आपस में ऐड कर दें तो आपके पास बन जाएगा 2x माइनस 3। क्या किया यहाँ पे मैंने सम निकाला है इस फार्मूले से, ये सेकंड प्रॉपर्टी को लेके जो सम वाली प्रॉपर्टी है कि f प्लस जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या होता है f ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स। अब f ऑफ एक्स यहाँ पे क्या है x प्लस 1 और g ऑफ एक्स क्या है 2x प्लस 3 2x माइनस 3, इन दो फंक्शंस की वैल्यू को आपस में ऐड कर दिया तो रिजल्ट आपके पास आ गया 3x माइनस 2, सिर्फ इनकी वैल्यूज को आपस में ऐड किया। नेक्स्ट है कि इसका क्वोशंट भी निकालें। क्वेश्चन के अंदर था कि सम और क्वोशंट निकालें। क्वोशंट वाली लास्ट प्रॉपर्टी है आपके पास 5, प्रॉपर्टी 5 है f ओवर g ऑफ x, ये बन जाएगा f ओवर g ऑफ x, तो f ऑफ x अलग हो जाएगा ओवर g ऑफ x अलग हो जाएगा। f ऑफ x क्या है x प्लस 1, g ऑफ x क्या है 2x माइनस 3, ये बन जाएगा x प्लस 1 ओवर 2x प्लस 3, तो ये आपके पास ये रिजल्ट आ गया। नेक्स्ट है ये थे कि फंक्शंस का आपस में सबसे पहले था कि फंक्शन के साथ कांस्टेंट वैल्यू कैसे मल्टीप्लाई करनी है। याद रखें जब भी फंक्शन के साथ कोई भी कांस्टेंट वैल्यू मल्टीप्लाई, जैसे यहाँ पे ये फंक्शन है x प्लस 1, इसके साथ आप 5 मल्टीप्लाई कर दें तो ये क्या बन जाएगा 5 इंटू एक्स प्लस 1, मतलब कांस्टेंट वैल्यू साथ आ जाएगी और साथ फंक्शन लिखा जाएगा। थर्ड है कि जब दो फंक्शन का आपस में सम लेंगे तो वो अलग दोनों का सम लिखा जाएगा, f प्लस जी ऑफ एक्स लिखा जाएगा f ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स। सेम टू सेम अगर दोनों की सब्ट्रैक्शन ले लेंगे f माइनस जी ऑफ एक्स, ये बन जाएगा f ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स। थर्ड है कि अगर आपके पास फोर्थ है कि f डॉट जी ऑफ एक्स हो, कि दो फंक्शंस की आपस में क्या हो मल्टीप्लिकेशन, तो ये बन जाएगा f ऑफ एक्स डॉट जी ऑफ एक्स। थर्ड है कि दो फंक्शंस का आपस में क्वोशंट लेंगे, कि दो फंक्शन आपके पास क्या हो रहे हैं डिवाइड हो रहे हैं, जब दो फंक्शंस आपस में डिवाइड हो रहे हैं तो ये बन जाएगा f ऑफ एक्स ओवर जी ऑफ एक्स। यहाँ क्वेश्चन था, क्वेश्चन के अंदर है कि लेट आपके पास एक फंक्शन f एंड g, दूसरा फंक्शन है, ये दो फंक्शंस गिवन है और इनकी वैल्यू कुछ इस तरह से है कि f ऑफ x इज इक्वल टू है x प्लस 1 और g ऑफ x है 2x माइनस 4। तो फाइंड द सम ऑफ द फंक्शन, फर्स्ट है कि इन दो फंक्शंस का आप सम निकालें, ये क्या बन जाएगा f प्लस जी ऑफ एक्स, ये क्या बन जाएगा f ऑफ x प्लस जी ऑफ एक्स। इन दो फंक्शंस की वैल्यू को आपस में ऐड कर दें तो आपके पास 3x माइनस 2 आ जाएगा। थर्ड है इन दो फंक्शंस का क्वोशंट, इनको आपस में डिवाइड करें तो ये क्या बन जाएगा f ओवर जी ऑफ एक्स, तो ये आ जाएगा f ऑफ x ओवर जी ऑफ एक्स। ऊपर आप फंक्शन f ऑफ x की वैल्यू लिखेंगे, नीचे फंक्शन g ऑफ x की वैल्यू लिखेंगे। थर्ड है कि कंपोजिट फंक्शंस कैसे होगा आपके पास, इफ f एंड g आर फंक्शंस, कि आपके पास दो फंक्शन है f एंड g, देन कंपोजिट फंक्शन को ऐसे पढ़ते हैं f ऑफ g, या आप इसको लिखते कहते हैं कैसे हैं f सर्कल g, आप इसको पढ़ते हैं f ऑफ g ऑफ x, क्या पढ़ते हैं f ऑफ g ऑफ x। ये कंपोजिट फंक्शंस हैं जैसा कि आप लोगों ने बीएससी के अंदर पढ़े थे। ये इज इक्वल टू आपके पास आ रहा है f ऑफ g ऑफ x। The domain of f of g consists of the number x in the domain of g for which g of x has the domain of f of x। कि आपके पास हर एक यहाँ पे देखें कि आपके पास f ऑफ g ऑफ x के अंदर आपके पास डोमेन f है एंड रेंज क्या है g ऑफ x, लेकिन अगर आप g ऑफ f ऑफ x लेंगे तो वहाँ पे आपके पास डोमेन क्या हो जाएगी g ऑफ x और रेंज f ऑफ x हो जाएगी। तो ऐसे फंक्शन को हम क्या बोलते हैं फंक्शन ऑफ अ फंक्शन। जैसे यहाँ पे f ऑफ g ऑफ x, ये फंक्शन ऑफ फंक्शन है कि एक फंक्शन का दूसरे फंक्शन के ऊपर फंक्शन निकालना। ये एग्जांपल है इसके लिहाज से, लेट f एंड g बी अ फंक्शन ऑन अ रियल नंबर आर डिफाइन एज, कि गिवन आपके पास एक फंक्शन है f ऑफ x इज इक्वल टू 2x एंड g ऑफ x इज इक्वल टू है 3x, तो क्या है माइनस 1। देन पहले फाइंड करो f ऑफ g ऑफ x, आप लोगों ने f ऑफ g ऑफ x। एक बात याद रखें, जो यहाँ पे पहली वैल्यू होती है f ऑफ x की इनटू g ऑफ x, का मतलब ये है कि f ऑफ x की आप वैल्यू लें, इसको g ऑफ x के अंदर x की जगह पे पुट कर दें, ये होता है f ऑफ g ऑफ x। याद रखें क्या है f ऑफ g ऑफ x, इसको लिखेंगे कैसे f ऑफ g ऑफ x, यहाँ पे लिखें f और यहाँ पे g ऑफ x की वैल्यू लिख दें, ये क्या है 3x स्क्वायर माइनस 1।
अब f ऑफ जी ऑफ एक्स का मतलब क्या है कि f के अंदर g की वैल्यू को पुट करो। ये क्या है 2x, तो इस x की जगह पे आपके पास ये 3x स्क्वायर माइनस 1 आ जाएगा। ये बन जाएगा 2 इंटू 3x स्क्वायर माइनस 1। f ऑफ g ऑफ x का मतलब है कि फंक्शन f के अंदर g ऑफ x की जगह पे g ऑफ x की वैल्यू लिखो। तो यहाँ पे आपके पास ये क्या था 2x, तो इस x की जगह पे आपने पुट किया 3x स्क्वायर माइनस 1। तो ये क्या बन गया 2 इंटू 3x स्क्वायर माइनस 1। दोबारा बता रहा हूँ कि f ऑफ g ऑफ x का मतलब है कि फंक्शन x के फंक्शन f ऑफ x के अंदर जो x की वैल्यू, ये देखिए यहाँ पे जो x है इसकी जगह पे g ऑफ x बन जाएगा, तभी तो बनेगा f ऑफ g ऑफ x। इस x की जगह पे क्या बन जाएगा g ऑफ x, इस x की जगह पे भी बन जाएगा g ऑफ x, इस x की जगह पे आप g ऑफ x की वैल्यू पुट कर देंगे। ये क्या बन जाएगा f ऑफ 3x स्क्वायर माइनस 1। ये क्या बन जाएगा 2 इंटू x की जगह पे आ जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 1। तो 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, ये बन जाएगा 6x स्क्वायर माइनस 2। नेक्स्ट है कि आप निकालें g ऑफ f ऑफ x। क्या निकालें? g ऑफ f ऑफ x, मतलब फंक्शन इस g के अंदर यहाँ पे x की जगह पे क्या बन जाएगा f ऑफ x। ये क्या बन जाएगा g ऑफ f ऑफ x। क्या बन जाएगा g ऑफ f ऑफ x। अब फंक्शन यहाँ पे आपके पास क्या होगा, x स्क्वायर की जगह पे जो x की वैल्यू है वो आ जाएगी 2x, क्योंकि आप पुट कर रहे हैं g ऑफ f ऑफ x, मतलब g एट 2x। x की जगह पे क्या पुट कर दें 2x इसके अंदर, तो यहाँ पे आप 2x पुट करेंगे। ये क्या बन जाएगा 3 इंटू 2 की पावर 2x की पावर 2, वो क्या बन जाएगा 4x स्क्वायर। 4x स्क्वायर 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा 12x स्क्वायर माइनस 1। ये आपके पास आ गया था। फ्रॉम 1 एंड 2 वी शो दैट आपके पास इसकी वैल्यू आई, f ऑफ g ऑफ x की वैल्यू आ गई 6x स्क्वायर माइनस 2, लेकिन g ऑफ f ऑफ x की वैल्यू आई 12x स्क्वायर माइनस 1। फ्रॉम 1 एंड 2 वी हैव दैट f ऑफ g इज नॉट इक्वल टू g ऑफ f। क्या आपके पास f ऑफ g नॉट इक्वल टू g ऑफ x है? इसका मतलब दो कंपोजिट फंक्शंस आपके पास इक्वल नहीं होते। दो कंपोजिट फंक्शन कभी भी इक्वल नहीं होते, क्योंकि यहाँ पे आप लोगों ने दो अलग कंपोजिट फंक्शन का रिजल्ट निकाला। पहला ये निकाला कंपोजिट फंक्शन का जब f ऑफ g ऑफ x था, नेक्स्ट उसी क्वेश्चन को g ऑफ f ऑफ x के ऊपर किया। इसका मतलब ये फंक्शन आपके पास कभी भी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं करते। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इस सूरत में सेटिस्फाई करते हैं जब बोथ आपके पास क्या हों, सेम। नेक्स्ट है इनवर्स फंक्शन। देखिए फंक्शन आपके पास क्या था, फंक्शन x टू y, यह आपके पास डोमेन, ये रेंज। फंक्शन इसके ऊपर आपके पास अप्लाई हुआ तो आपके पास ये फंक्शन है एफ एक्स, फ्रॉम f के ऊपर अप्लाई होकर यहाँ पे आपके पास ये y में आ गए। लेकिन इनवर्स का मतलब है कि अब डोमेन आपके पास y बन जाएगी और रेंज क्या बन जाएगी x। फंक्शन उलट हो जाएगा। पहले क्या था, ऊपर फंक्शन जो गिवन है ये वैसे फंक्शन गिवन है और नीचे इसका इनवर्स गिवन है। तो वैसे फंक्शन के अंदर डोमेन x होती है और रेंज वैल्यूज़ क्या होती हैं y, लेकिन इनवर्स फंक्शन के अंदर वैल्यू चेंज हो जाती है। अब आपके इनपुट वैल्यू y बन जाएगी और आउटपुट वैल्यू x बन जाएगी। इसकी डेफिनेशन ये है, लेट f ऑफ x y बी वन फंक्शन, देन इनवर्स ऑफ अ फंक्शन f डिनोटेड बाय f इनवर्स ऑफ इनवर्स इज द फंक्शन फ्रॉम y ऑन टू x। ये आपके पास क्या बन जाता है y ऑन x एंड इज डिफाइन एज, और इसको लिखते कैसे, x इज इक्वल टू f इनवर्स ऑफ y। इस फंक्शन को इनवर्स फंक्शन को कैसे शो करते हैं, x इज इक्वल टू f इनवर्स ऑफ y। तो यहाँ पे f इनवर्स को आप इस साइड पे लेके आ जाएं तो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा f ऑफ x। ये है आपके पास इनवर्स फंक्शन। हम नेक्स्ट जब क्वेश्चंस कल वाले लेक्चर के अंदर करेंगे तो उसके अंदर इंशाल्लाह हम इनवर्स फंक्शन के भी क्वेश्चंस करेंगे। वी आल्सो से दैट f इज अ इनवर्टिबल फंक्शन। फ्रॉम द अबव डायग्राम वी से दैट द डोमेन ऑफ f ऑफ x इज द रेंज ऑफ द गिवन फंक्शन। इन्वर्टिबल आपके पास ये ऐसा फंक्शन होता है कि जिस फंक्शन को आप रिवर्स कर सकते हैं। लाइक ये आपके पास ऐसा फंक्शन था जो x टू y आपके पास जा रहा है, लेकिन
नेक्स्ट आप ये इन्वर्स फंक्शन के अंदर क्या होगा कि ये फंक्शन आपके पास y2x आ जाएगा। नेक्स्ट आपके पास एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन। एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन आपके पास क्या होता है, एक ऐसा फंक्शन होता है जिसके अंदर आप वैल्यूज़ को आप दो अलग पार्ट के अंदर डिवाइड कर देते हैं, जैसे एब्सोल्यूट के अंदर करते हैं कि लाइक आपके पास x का डिटर्मिनेंट है, ये x एब्सोल्यूट है तो वो प्लस माइनस x के अंदर चेंज हो जाएगा। x की सारे पॉजिटिव वैल्यू अलग हो जाएंगी और x की नेगेटिव वैल्यूज अलग हो जाएंगी। प्लस माइनस x का यही मतलब है एट x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड माइनस x एट x लेस देन 0, मतलब उसकी पॉजिटिव वैल्यूज अलग हो गई और उसकी नेगेटिव वैल्यू अलग हो गई। नेक्स्ट है एफ ऑफ एक्स। ये देखें एक फंक्शन है एक्स स्क्वायर, जब x है 0 to 1 पे इसकी नेगेटिव वैल्यू को माइनस एक्स लिखेंगे और ग्रेटर वैल्यू को 1 लिखेंगे। ये जस्ट एक फंक्शन की आपके पास एक एग्जांपल की मान है। नेक्स्ट है इंक्रीजिंग फंक्शन एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। आपके पास इंक्रीजिंग फंक्शन क्या होता है और डिक्रीजिंग फंक्शन क्या होता है। अ फंक्शन एफ इज कॉल्ड एन इंक्रीजिंग फंक्शन इट इन इट्स डोमेन डी इफ x2 इज ग्रेटर देन x1। कि जब आप देखें आपके पास मिसाल के तौर पे फर्स्ट x1 की वैल्यू आ गई 1, x2 की वैल्यू आ जाए 2, x3 की वैल्यू आ जाए 3, x4 की वैल्यू आ जाए 4, तो इस लिहाज से आपके पास जो फंक्शन होगा जिसमें हर एक नेक्स्ट वैल्यू के ऊपर फंक्शन इंक्रीज करता जा रहा है, मतलब फंक्शन की हर एक x के ऊपर वैल्यू बढ़ती जा रही है, देन आप कहेंगे फंक्शन आपके पास क्या है, इंक्रीजिंग फंक्शन। एक ऐसा फंक्शन जिसके अंदर हर एक अपकमिंग वैल्यू पिछली वैल्यू से बड़ी वैल्यू होती जाए, मतलब जैसे आप नेक्स्ट स्टेप के अंदर मूव करते जाएं तो हर एक वैल्यू आपके पास अलग होती जाए। लाइक आपके पास f एट x1 फॉर एग्जांपल आपके पास आया था 1, f ऑफ x2 आपके पास आ गया 2, f ऑफ x3 इज इक्वल टू आ गया 3, f ऑफ 4 इज इक्वल टू 4 आ गया। तो ऐसा फंक्शन जो स्टेप बाय स्टेप इंक्रीज हो रहा है तो इस फंक्शन को हम इंक्रीजिंग फंक्शन कहेंगे। A function f is strictly increasing if we do not have equality sign। ये जब equality का साइन आ जाए इसका मतलब होता है कि ये इक्वल भी हो सकते हैं, लेकिन वो कहता है कि अगर इक्वल साइन ना आए तो इसका मतलब है कि फंक्शन मस्ट इंक्रीज कर रहा है। अगर इक्वलिटी का साइन आ गया देन मस्ट नहीं है कि वो इंक्रीज कर रहा है। लाइक एक फंक्शन है जहाँ पे आपके पास आ जाता है f ऑफ x1 इज इक्वल टू 1 और f ऑफ x2 इज इक्वल टू 1, तो उसको आप इस कंडीशन में लिख सकते हैं। लेकिन जब आपके पास आ जाएगा f ऑफ x1 इज इक्वल टू 1, f ऑफ x2 इज इक्वल टू 2, देन आप उसको क्या लिखेंगे, तो ये फंक्शन आपके पास स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है जो आपके पास लाजमी इंक्रीज हो रहा है। थर्ड है डेफिनेशन, अ फंक्शन f इज कॉल्ड डिक्रीजिंग फंक्शन। के फंक्शन आपके पास डिक्रीजिंग क्या होगा, जब आपके पास लाइक ये आपके पास x1 है, ये क्या x2, तो x2 की वैल्यू लेस देन इक्वल टू क्या आ जाए f ऑफ x1, कि हर एक अपकमिंग फंक्शन की वैल्यू पिछले फंक्शन से छोटी होती जाए। लाइक आपके पास फर्स्ट फंक्शन की वैल्यू थी 2, सेकंड की थी 1, तो आपके पास फंक्शन क्या हो गया, डिक्रीजिंग फंक्शन हो गया। आप उसको क्या कहेंगे कि फंक्शन आपके पास स्ट्रिक्टली डिक्रीज हो रहा है कि हर एक अपकमिंग वैल्यू आपके पास नेक्स्ट कमिंग वैल्यू से क्या है, ग्रेटर है। वो अलग बात हो सकती है चाहे x1 बड़ा हो या x2 बड़ा हो, कोई भी वैल्यू उनकी बड़ी हो सकती है, लेकिन जो फंक्शन हो वो आपके पास कांस्टेंट आपके पास इंक्रीज या डिक्रीज कर रहे हो, तो ऐसे फंक्शन को आप इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग फंक्शन कहेंगे। दोबारा बता रहा हूँ, आज आप लोगों ने सबसे पहले फंक्शन के रिलेटेड पढ़ा कि फंक्शन के अंदर डोमेन क्या होती है, रेंज क्या होती है और उसका फार्मूला जो है। उसके बाद एक एग्जांपल यहाँ पे मैंने आप लोगों को सिखाई। इस फंक्शन इसके अंदर आपके पास नेम ऑफ स्टूडेंट्स, लाइक कि एक क्लास के अंदर आपके पास डिफरेंट स्टूडेंट्स हैं, उन स्टूडेंट्स के अंदर हम क्या कहते हैं, नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स। जैसे आप लोगों की क्लास है तो आप लोगों के जो नेम होंगे वो इनपुट आ जाएगी। फिर अगर आप लोगों का एक पेपर लिया जाए तो वो क्वेश्चन पेपर आप लोगों के लिहाज से फंक्शन हो जाएगा, लेकिन जो आपका रिज़ल्ट आ जाएगा, जो उसके नंबर उसके लिहाज से आ जाएंगे, वो आएगा उसका इमेज, वो आप क्या कहेंगे, उसकी रेंज। ये देखें ये y यहाँ पे रेंज है आपके पास, वो इमेज है, x क्या है, डोमेन, और फंक्शन क्या आपके पास उसके ऊपर इम्प्लीमेंट हो रहा है। और इस फंक्शन के अंदर x आपके पास जो है, फंक्शन के अंदर x की वैल्यू जो है उसको कहेंगे कि ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, क्योंकि ये डिपेंड नहीं कर रहा वैल्यू ऑफ y के ऊपर।
लेकिन यहाँ पे आपके पास जो वैल्यू ऑफ y है वो डिपेंड कर रही है वैल्यू ऑफ x के ऊपर, इसलिए ये आपके पास डिपेंडेंट वेरिएबल हो गए। नेक्स्ट आप लोगों ने पढ़ा यहाँ पे कि सर्जेक्टिव फंक्शन या ऑन टू फंक्शन, ये ऐसा फंक्शन आपके पास सर्जेक्टिव फंक्शन होते हैं जिसके अंदर हर एक डोमेन के लिहाज से आपके पास रेंज हो। ये अलग बात है कि रेंज मस्ट होनी चाहिए, लेकिन रिपीटेड वैल्यू भी आ जाए तो ऑन टू फंक्शन के अंदर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे यहाँ पे डोमेन अलग है लेकिन रेंज के अंदर कुछ वैल्यूज़ आपके पास रिपीटेड भी हो रही हैं, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। थर्ड है इंजेक्टिव और वन वन फंक्शन। तो ये ऐसा फंक्शन होता है जिसके अंदर हर एक डोमेन के लिहाज से एक अलग आपके पास रेंज आ रही होती है, तो ऐसे फंक्शन को आप क्या बोलेंगे, इंजेक्टिव फंक्शन और वन वन फंक्शन। थर्ड है बाइजेक्टिव फंक्शन। तो अब फंक्शन आपके पास बाइजेक्टिव उस वक्त होगा जब वो वन वन भी हो और ऑन टू हो, और इसकी एग्जांपल क्या है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब। ऑड फंक्शन मोस्टली इसके एग्जांपल्स होंगे, इवन नहीं होंगे, मोस्टली ऑड फंक्शन होंगे इस लिहाज से आप जब वैल्यूज़ को पुट करेंगे तो, क्योंकि इवन के अंदर साइन चेंज हो जाता है लेकिन ऑड वैल्यू के अंदर साइन चेंज नहीं होता। थर्ड था आइडेंटिटी फंक्शन। फोर्थ आइडेंटिटी फंक्शन, एक ऐसा फंक्शन जिसके अंदर हर एक डोमेन के लिहाज से सेम आपके पास वही रेंज आ जाए, तो ऐसे फंक्शन को आप बोलते हैं आइडेंटिटी फंक्शन। उसके बाद था कांस्टेंट फंक्शन, कि जब आपके पास डिफरेंट डोमेन के ऊपर सेम रेंज एक ही कांस्टेंट वैल्यू आ रही हो तो ऐसे फंक्शन को आप कांस्टेंट फंक्शन बोलेंगे। नेक्स्ट ऑपरेशन ऑन फंक्शंस हम लोगों ने पढ़े, वो क्या था कि फर्स्ट है कि जब कांस्टेंट के साथ जब एक कांस्टेंट वैल्यू फंक्शन के ऊपर आप मल्टीप्लाई कर रहे हो तो वो कांस्टेंट वैल्यू बाहर आ जाती है और साथ एफ ऑफ एक्स आ जाता है। थर्ड था कि एफ प्लस जी ऑफ एक्स, कि जब दो फंक्शंस का आपस में सम लें तो वो क्या आ जाएगा, एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स, दोनों फंक्शंस का अलग अलग सम हो जाएगा। थर्ड है जब उन दो फंक्शंस को आप सब्ट्रैक्ट करते हैं तो वो क्या हो जाएगा आपके, जैसे एफ माइनस जी ऑफ एक्स तो ये बन जाएगा एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स। थर्ड है कि आपके पास तो एफ डॉट जी ऑफ एक्स, जब दो फंक्शंस आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हो तो उन दो फंक्शंस को अलग अलग करके लिखा जा सकता है। फोर्थ है कि जब उन दो फंक्शंस को, फिफ्थ है जब उन दो फंक्शंस का आप कोशेंट लें, मतलब ऐसे लें एफ ओवर जी ऑफ एक्स, तो ये एफ ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स आ जाएगा। ये एग्जांपल थी आपके पास एफ ऑफ एक्स एक्स प्लस वन और जी ऑफ एक्स टू एक्स प्लस वन। तो आपने इन दोनों फंक्शंस का पहले दोनों फंक्शंस का सम लिया, इन दो फंक्शंस को ऐड कर देंगे तो एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स ये आ जाएगा। थर्ड है एफ ओवर जी ऑफ एक्स, दोनों का कोशेंट लिया, मतलब एफ ऑफ एक्स ये टर्म डिवाइड कर दिया उसको 2x माइनस 3 के साथ, ये आपके पास ये आ गया। उसके बाद पढ़ा कॉम्पोजिट ऑफ फंक्शंस, और ये भी पढ़ा कि कॉम्पोजिट ऑफ फंक्शंस कभी कम्यूटेटिव नहीं होते। कम्यूटेटिव क्या होता है कि एक फंक्शन की कॉम्पोजिट फंक्शन क्या होता है कि एक फंक्शन के अंदर दूसरी फंक्शन की वैल्यू को आप पुट कर दें। लाइक ये आपके पास एक फंक्शन था एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x एंड जी ऑफ एक्स क्या है 3x स्क्वायर माइनस 1। तो एफ ऑफ जी ऑफ एक्स क्या होगा कि आप उस फंक्शन एफ के अंदर जी ऑफ एक्स की वैल्यूज को पुट कर रहे हैं। ये है एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, यहाँ एक्स की जगह पे क्या बन जाएगा, जी ऑफ एक्स की यहाँ पे ये आ जाएगी, ये था एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। तो जी ऑफ एक्स यहाँ पे क्या है 3x स्क्वायर माइनस 1, तो ये बन गया एफ ऑफ 3x स्क्वायर माइनस 1। तो एफ ऑफ 3x स्क्वायर माइनस 1 क्या हो जाएगा, इस x की जगह पे आ जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 1, तो ये बन गया 2 इंटू 3x स्क्वायर माइनस 1, तो मल्टीप्लाई किया तो ये बन गया 6x स्क्वायर माइनस 2। उसके बाद है g ऑफ f ऑफ x, इसको ऐसे भी लिखेंगे g ऑफ f ऑफ x, तो पहले लिखेंगे f ऑफ x की जगह पे f ऑफ x की वैल्यूज, f ऑफ x की वैल्यू क्या है 2x, तो अब g ऑफ f ऑफ x क्या हो जाएगा कि g ऑफ f ऑफ x के अंदर आप x की जगह पे 2x की वैल्यू को पुट करते जाएं तो ये आपके पास क्या आ गया g ऑफ f ऑफ x। पहले क्या था f ऑफ g ऑफ x, नेक्स्ट लिया g ऑफ f ऑफ x, और ये कहा कि f ऑफ x इज नॉट इक्वल टू g ऑफ x। इसका मतलब दोनों फंक्शन कभी भी आपस में क्या होंगे, कम्यूटेटिव नहीं हो सकते, ना ही एसोसिएटिव होंगे। उसके बाद पढ़ा कि इन्वर्स फंक्शन, जैसा कि आप वैसे फंक्शन के अंदर डोमेन x होती है, फंक्शन अप्लाई किया और रेंज y आ गई, लेकिन इन्वर्स फंक्शन के अंदर चेंज जाता है। यहाँ पे आपके पास डोमेन y बन जाएगी और इसका इमेज क्या बन जाएगा x, x इज इक्वल टू एफ इनवर्स ऑफ y, या y इज इक्वल टू एफ ऑफ x। ये था ना y इज इक्वल टू एफ ऑफ x पहले फंक्शन, इन्वर्स फंक्शन के अंदर होगा x इज इक्वल टू एफ इनवर्स ऑफ y।
उसके अंदर मैंने उसके बाद बताया कि एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन, एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन के अंदर क्या करते हैं, एक वैल्यू को आप एब्सोल्यूट लेके उसके प्लस माइनस वैल्यूज़ को अलग अलग कर देते हैं। लाइक एक्स एब्सोल्यूट था तो आपने क्या किया, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 अलग हो गया, मतलब उसकी सारी पॉजिटिव वैल्यूज़ अलग हो गई और उसकी नेगेटिव वैल्यूज़ अलग हो गई जो एट माइनस एक्स थी, एक्स लेस देन 0 थी। थर्ड था ब्रैकेट फंक्शन। द ब्रैकेट फंक्शन डिनोटेड बाय अ ब्रैकेट एंड इज डिफाइंड एज, कि आप किसी भी फंक्शन की जब ब्रैकेट लिखते हैं तो आपके पास वो n होता है, टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस के टोटल नंबर जो आपके पास इंटीजर्स होंगे उनके इक्वल होता है। तो ब्रैकेट फंक्शन इज इक्वल टू क्या होता है, n इफ n इज एन इंटीजर। n आपके पास एक ऐसा इंटीजर है जिसके अंदर वैल्यू आपके पास क्या हो रही है, इंक्रीज या डिक्रीज हो रही है। जैसे यहाँ पे आपके पास वैल्यू बिटवीन 1 एंड 0 एंड 1 आपके पास इंक्रीज एंड डिक्रीज हो रही है, तो x का ब्रैकेट फंक्शन क्या आ जाएगा, n। थर्ड है कि इंक्रीजिंग फंक्शन क्या होता है एंड डिक्रीजिंग फंक्शन क्या होता है, कि फंक्शन आपके पास इंक्रीज कब हो रहा है और डिक्रीज कब हो रहा है। कि जब आपके पास पहले क्या हो कि x2 ग्रेटर देन x1 हो, कि आपके पास जो x2 की वैल्यू थी वो x1 से बड़ी थी, मतलब x1 1 आ गया, x2 क्या आ गया 2। लेकिन जब आप उसके ऊपर फंक्शन की वैल्यू को फंक्शन अप्लाई कर देंगे तो f ऑफ x2 ग्रेटर देन रहेगा f ऑफ x1 से। जैसे यहाँ पे ग्रेटर था वहाँ यहाँ पे भी वैसे ही ग्रेटर देन इक्वल टू रहेगा, तो ऐसा फंक्शन को बोलते हैं इंक्रीजिंग फंक्शन। यह स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कब होगा, जब इस फंक्शन के अंदर इक्वालिटी का साइन ना आए। उसके बाद है कि डिक्रीजिंग फंक्शन क्या होगा, कि अगर आपके पास एक ऐसा फंक्शन हो जिसमें x2 की वैल्यू ग्रेटर हो x1 से, लाइक x1 इज इक्वल टू 1 है और सेकंड x2 इज इक्वल टू 2 है, तो 2 ग्रेटर देन 1। लेकिन जब फंक्शन की वैल्यू आप उसके ऊपर f ऑफ x2 निकालेंगे और f ऑफ x1 निकालेंगे तो आपके पास f ऑफ x2 लेस देन इक्वल टू f ऑफ x1 हो जाएगा, और यहाँ पे x1 और x2 डोमेन की वैल्यूज़ हो जाएंगी। और अगर यहाँ पे भी आप लेस देन जो इक्वालिटी का साइन है उसको यहाँ से हटा दें तो आपके पास ये बन जाएगा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। तो ये आपके पास आज का लेक्चर था। तो आप हमारी जूम मीटिंग से पहले इस लेक्चर को कंप्लीट पढ़ लें एक दफ़ा।